all of students, and I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasab Road, Prayagraj. Today we will discuss about the isomerism. There are mainly two types of isomerism: structural isomerism and the stereoisomerism. This syllabus belongs to the BSc second year and third year in organic chemistry, coordination chemistry, and the coordination chemistry is very important for the BSc second year and third year and overall chemistry. And in these cases, already you know that, or you have studied in the previous classes about the isomerism. Isomerism, there are mainly two types: structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism, in the coordination compound there are following types. First is the ionization isomerism, second hydrate isomerism, and third is linkage isomerism, fourth coordination isomerism, fifth coordination position isomerism, and fifth is ligand isomerism, sixth is polymer isomerism, and second isomerism is the stereoisomerism. Stereoisomerism, there are two types: geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism is the RS system, ZD system, Simpson, trans, and facial and meridional, while optical isomerism is the enantiomer, diastereomer, mesomer, epimer, etc. explain here. देखिए, आप पढ़ते हैं और उसमें यह होता है कि जो आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि उसकी जो संरचना है वह संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, लेकिन उसका आणविक सूत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आइसोमेरिज्म यानी समवायता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक समय होता है और एक त्रिवियम यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। जो संरचनात्मक होता है वह समान्वित यौगिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे आयनाइजेशन स्फीयर समवायता होता है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म होता है। उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है जिसमें लिंकेज लिगेंड यूज होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जिसमें दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें हम ब्रिजिंग लिगेंड लेते हैं। उसके बाद आता है आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म, कितने टाइप का लिगेंड कहाँ कहाँ पे लग सकता है ना, इस तरह से। उसके बाद पॉलीमर आइसोमेरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल ज्यामिति आती है, और उसके बाद ऑप्टिकल आता है ना, समतली आता है। तो जियोमेट्रिकल में जो होता है आरएस सिस्टम आ जाता है, जेड और ई आ जाता है, और सी सेंट्रांस आ जाता है, फैसियल एंड मेरीडायोनल आ जाता है। और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन कौन आते हैं? समतली जैसे इंसियोमर है कि डायस्ट्रियोमर है कि मीजोमर है कि एपीमर है ना, इसी। तो हम बारी बारी से एक एक का एक्सप्लेन करेंगे आपको आज आइसोमेरिज्म के विषय में, और जिसमें से पहला मैं आपको बता रहा हूँ आज। टुडे विल डिस्कस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मीन्स आयनिक समवायता क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन दीज आइसोमेरिज्म देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। यह बता रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है उसके बीच में जब एक्सचेंज हो, उसके द्वारा जो समवायता बने वह आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ऑलरेडी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ऑलरेडी एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो हैविंग द स्क्वायर ब्रैकेट। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर होता है तो उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसे मैथ के थ्रू हम इसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का बड़ा कोष्टक है। तो यह बड़ा जो कोष्टक बनता है, जिसे 6, 7, 8 में आपके सर ने बताया है कि यह बड़ा कोष्टक होता है, जिसे हम आज स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली जगह को ऑलरेडी स्क्वायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अंदर की जगह को
कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो यह आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके बाहर की जगह को आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, जिसे हम काउंटर आयन भी कहते हैं। मैं इसके पिछली कक्षा में इसको आपको डिटेल बता भी दिया हूँ, बार बार इसलिए रिवाइज करता हूँ कि आइसोमेरिज्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दीज आइसोमेरिज्म देयर इज एक्सचेंज हो रहा है, बदलेगा, बदलाव होगा ऑफ लिगेंड, लिगेंडों का बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। यानी यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में जो लिगेंड होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला आएगा और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिगेंड होगा वो आयनाइजेशन स्फीयर में चला आएगा। तो इस तरह से जो बनेगा आपका, यानी इस तरह से चेंजिंग आने पे जो एक से अधिक प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनेंगे वह सारे स्ट्रक्चर आपके ऑलरेडी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आएंगे। मीन्स दैट यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आइसोमेरिज्म गिव्स डिफरेंट आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद यह बड़ी आसानी के साथ आयन में टूट जाते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CO NH3 का होल 5 Br। फिर आपके ये पूरा का पूरा भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर का भाग क्या होता है? आयनाइजेशन स्फीयर होता है। तो आयनाइजेशन स्फीयर में SO4 मौजूद है। क्या मौजूद है? SO4 मौजूद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास एमीन भी है और Br भी है, ब्रोमो भी है। तो ये जो Br है यह ऑलरेडी किसमें, ये सभी किसमें है भाई? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। लेकिन आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें यह हो रहा है कि जो आपका आयनाइजेशन स्फीयर में लिगेंड था वह लिगेंड कहाँ चला आया है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया है। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड था वो कहाँ चला आया है? आयनाइजेशन स्फीयर में चला आया है। तो इसका मतलब in these isomerism there is exchange of ligand between coordination sphere and ionization sphere। यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो लिगेंड था वह एक्सचेंज होकर के आयनाइजेशन स्फीयर में चला आया और जो आयनाइजेशन स्फीयर का लिगेंड था वो कहाँ चला आया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला आया। तो इसका मतलब परिभाषा के मुताबिक इन दीज आइसोमेरिज्म देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जब लिगेंडों का बदलाव हो, लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हो, विनिमित हो रहे हो, कहाँ से कहाँ तक? कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कोई लिगेंड आयनाइजेशन स्फीयर में जा रहा हो और आयनाइजेशन स्फीयर का कोई लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो संरचना बनती है आप देख सकते हैं सब के सब वही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनका डिफर हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो हमारे पास नया अवयव बन रहा है वह कहलाएगा आयनिक आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और इस तरीके से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने बताया था कि आइसोमेरिज्म वह होते हैं जिनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है। लेकिन जैसे ही इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और संरचनाएं भिन्न हो, ऐसी स्थिति में उनका फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज बदल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैंने इन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व किया, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आइसोमर्स गिव्स डिफरेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन एंड सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब इन्हें हम वाटर या वाटर लाइक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो यह आयन में टूट जाते हैं। और जैसे ही कोई चीज़ आयन में टूटेगा वह कलर जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पर ये किस कलर के हो गए भाई? रेड वायलेट। और ये क्या हो गया? रेड। ये क्या हो गया? रेड। तो इस तरीके से रेड और थोड़ा सा येलो टाइप में होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड वायलेट, है ना। तो ये तरीका है, मीन्स ये जैसे ही वाटर लाइक सॉल्वेंट डिसॉल्व किए जाते हैं तुरंत यह रेड वायलेट और ये रेड में आ जाते हैं। Thus we can explain the isomerism, ionization isomerism are those which are ligand exchange between the ionization sphere toward the कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा हो
तो ऐसी स्थिति में जो नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज दोनों ऑलरेडी एक्सचेंज हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में वह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने कहा था कि यह वाटर या वाटर लाइक सॉल्वेंट जैसे ही डिसॉल्व होते हैं तो यह आयन ऑलरेडी कलर्ड जनरेट करते हैं। मीन्स दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एक्वा सोल्यूशन CuNO3 का होल 5 Br SO4 gives white PPT of BaSO4 on reaction with BaCl2 precipitate of BaSO4 on reaction with BaCl2 whereas it does not give any precipitate with AgNO3. Means that this indicates that SO4 minus ion is present in ionization sphere. मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब CuNO3 के होल 5 Br SO4 को हम BaSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ऑलरेडी BaSO4 बन जाता है और उसका एक वाइट PPT आ जाता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम AgNO3 से कराएंगे तो नो रिएक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है CuNO3 का होल 5 Br SO4 लिया हुआ है। अब आप इसमें देखिएगा SO4 जो है वह आयोनाइजेशन स्फीयर में है, Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है और रिएक्शन BaCl2 का कराया जा रहा है। BaCl2 जैसे ही टूटेगा Ba2+ में और 2Cl- में टूटेगा तो Ba2+ इनसे रिएक्शन करके BaSO4 बना दे रहा है, व्हाइट PPT आ रहा है, सफ़ेद और छेप आ रहा है। जबकि इसी कॉम्प्लेक्स को जब हम AgNO3 से करा रहे हैं तो नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही यह Br यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिगेंड जैसे ही बाहर गया, आप इसमें देख सकते हैं ये बाहर चला गया है, ये अंदर चला आया, आयोनाइजेशन स्फीयर का लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला आया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिगेंड आयोनाइजेशन स्फीयर में चला आया। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए इसकी क्या केमिकली प्रॉपर्टी चेंज हुई कि यह BaSO4 से नो प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबकि वह सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर ब्रोमाइड का क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे समझिएगा कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी इसका केमिकली और फिजिकली प्रॉपर्टीज बदलती चली जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो CuNO3 का होल 5 Br2+ था यह ऑलरेडी रेड कलर का था, ये रेड कलर का आया था और ये क्या था भाई, ये रेड वायलेट था और ये आपका रेड कलर में था। और देखिए रिएक्शन यानी आयन में चेंजिंग हुई, आयोनाइजेशन स्फीयर हुआ, आयोनाइजेशन स्फीयर में चेंजिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिगेंड आयोनाइजेशन स्फीयर में चला आया, आयोनाइजेशन स्फीयर का लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला आया। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिगेंड आयोनाइजेशन स्फीयर में चला जाए, आयोनाइजेशन स्फीयर का लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला जाए, इट मीन्स दैट दोज आइसोमेरिज्म which are also containing the exchange of ligand from the coordination sphere toward the ionization sphere or toward the ionization sphere or from ionization sphere toward the coordination sphere means जब exchange हो रहा हो, when exchange between the coordination sphere and the ionization sphere, this isomerism is known as ionization isomerism. Let us consider here CuNO3 का होल 5 BrSO4, here we are in this containing coordination isomerism, coordination sphere, and SO4 is also containing ionization sphere,
Another structure is coordination sphere, also having present the ligand in ionization isomerism. ionization sphere आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड है वो आयनाइजेशन स्फीयर में आ गया, आयनाइजेशन स्फीयर का जो लिगेंड था वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया। इस प्रकार से हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में लिगेंड की एक्सचेंजिंग हो रही है, इसलिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जैसे क्या परिवर्तन है केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन यह आ रहा है कि जब मैंने पहले वाले स्ट्रक्चर को बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो हमने देखा कि जैसे ही मैंने बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया CuNO3O5BrSO4 को, जब हमारा SO4 आयनाइजेशन स्फीयर में था तो मैंने जब इसका बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया है तो हमने पाया कि बेरियम सल्फेट का 5PPT बन रहा है, और इसी को जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया तो नो प्रेसिपिटेट आया। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि जैसे ही Br जो था आयनाइजेशन Br जो था कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जैसे ही बाहर निकल करके आयनाइजेशन स्फीयर में आया और आयनाइजेशन स्फीयर का लिगेंड अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आया, मीन्स ये बन गया CuNO3O5SO4 Br बन गया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि जब हमने इसको बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा तो अभिक्रिया हो ही नहीं रही थी, यानी कि नो प्रेसिपिटेट हो रहा था। और जब मैंने इनका इनसे रिएक्शन कराया, सिल्वर नाइट्रेट से कराया, तो हमने देखा कि AgBr का वाइट क्रीमी कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कहीं पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की पहचान करनी हो तो आप यह देखा करिए कि इसके आयनाइजेशन स्फीयर में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हेन द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयनाइजेशन स्फीयर, यानी आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एक्सचेंज हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो नया परिवर्तन आएगा, जो नई चीज़ें बनेंगी वह ऑलरेडी आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। और इस तरह से आपने पूरा आयनाइजेशन स्फीयर का आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एक्सप्लेन देखा, और आपने यह देखा कि ऑलरेडी जैसे इसमें परिवर्तन आता है वही CuNO3O5 BrSO4 बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कर ले रहा है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट से वह प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है। और जैसे ही CuNO3O5 Br हट करके आयनाइजेशन स्फीयर में चला जा रहा है, वह तुरंत आपका BaCl2 से रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबकि वह सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके वह क्रीमी कलर दे रहा है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आइसोमेरिज्म के। हमने आपसे बताया है कि जब लिगेंड का एक्सचेंज हो फ्रॉम द आयनाइजेशन स्फीयर टुवर्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर टुवर्ड द आयनाइजेशन स्फीयर, यानी लिगेंड का एक्सचेंज होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयनाइजेशन स्फीयर की तरफ। यानी जब परिवर्तन, आप एक ही चीज़ देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन देख लीजिए स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर परिवर्तन देख लीजिए। अगर इसमें परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। जैसे आप यहाँ देखिए CuNO3O5 ClSO4 ये है। अब इसमें देखिए Cl कहाँ चला आया, बाहर चला आया, SO4 कहाँ चला आया, अंदर चला आया। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि एक्सचेंज ऑफ लिगेंड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर टुवर्ड द आयनाइजेशन स्फीयर, यानी कि लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था वह आयनाइजेशन स्फीयर में आ गया, और जो आयनाइजेशन स्फीयर का लिगेंड था वो कहाँ चला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यानी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप ये देखा करिए कि जो आयनाइजेशन स्फीयर में है वो अंदर गया कि नहीं गया। अगर वो अंदर चला जा रहा है और अंदर का बाहर चला आ रहा है तो वहाँ क्लियर हो गया कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। एग्जाम में आपके दिया रहेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस तरह से पूछता है, डिफाइन द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
या उसने दे दिया, दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, अब पूछा कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, ऐसी स्थिति कर लिया। या तो एग्जामों में बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में पूछ लेता है कि दिया रहता है, पूछ लेता है इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ऑलरेडी जब कोई दो कॉम्प्लेक्स दिया हो या कोई एक कॉम्प्लेक्स दिया हो तो पूछे कि उसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या बनेगा, तो आप उसमें से जो आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर कोई रहेगा उसे अंदर कर दीजिएगा और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेंगे उसे आप बाहर कर दीजिएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर, जब लिगेंडों का विनिमय हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो वहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं CuNO3 का होल 5 Cl, ये SO4 लिया मैंने, और यहाँ पर हुआ CuNO3 का होल 5, जैसा कहा था वैसे बना ही रहा है, लेकिन आप देखिए Cl बाहर चला आया है, ये SO4 अंदर चला आया, तो इसलिए यहाँ पे कहाँ परिवर्तन हो रहा है, आयोनाइजेशन स्फीयर में परिवर्तन आ रहा है। यानी हमारा जो आयोनाइजेशन स्फीयर में लिगेंड था वह कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिगेंड था वो कहाँ चला गया, आयोनाइजेशन स्फीयर में चला आया। तो हम पहले अंदर न देख करके बाहर ही देखें, तो हमने देखा कि SO4 नहीं है, यहाँ पर Cl आ गया, तो इसका मतलब परिवर्तन कहाँ पे आ रहा है, आयोनाइजेशन स्फीयर में आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। बी पॉइंट देखिए, CuNO3 का होल 5 NO3 SO4 लिया गया है, SO4 यहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर में है, NO3 कहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो लिगेंड था वो आयोनाइजेशन स्फीयर में आ गया, और जो आयोनाइजेशन स्फीयर का लिगेंड था वो कहाँ चला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया। इसका मतलब एक्सचेंज हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिगेंड का, और किसका एक्सचेंज हो रहा है, आयोनाइजेशन स्फीयर के लिगेंड का। तो व्हेन द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे देखिए आप, जैसे PTNO3 का होल 4 Cl2 है, फिर यहाँ पे क्या है, Br2 है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि Br कहाँ चला आया, अंदर, और Cl कहाँ चला गया, बाहर। तो इस तरीके से कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, ऑलरेडी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। यहाँ पर देखिए आप COEN का होल 2 Cl है, NO2 है और HCN है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे पूछ सकता है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स दिया रहता है, अब पूछ लेता है हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉर्मेशन द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म फॉर इट्स कॉम्प्लेक्सेस, इस कॉम्प्लेक्स का कितने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर संख्या भी पूछ सकती है। जैसे आपने देखिए A और B पॉइंट और C पॉइंट में देखिए, A और B और C पॉइंट में आप देखिए तो दो दो ठे बने हैं, यानी कि एक बना इसका। यहाँ पे देखिए 3 आइसोमेरिज्म तैयार हो रहा है। COEN का होल 2 ClNO2 है, तो यहाँ पे HCN है, यानी HCN जो है थायोसाइनाइडो जो है वो बाहर है, आयोनाइजेशन स्फीयर में है। NO2 आपका कहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। Cl कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। इथाइलिन डाइएमीन इन जिसे हम कह रहे हैं कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर में था वो कहाँ चला आया, अंदर चला, और अंदर वाला कहाँ चला गया, बाहर। तो एक आइसोमर बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि Cl बाहर चला जाए और NO2 कहाँ चला जाए, अंदर चला जाए। तो यहाँ पे कितने आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर बन गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम यह जान सकते हैं, छात्रों हम यह जान सकते हैं कि अगर लिगेंड का परिवर्तन हो रहा हो आयोनाइजेशन स्फीयर में और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो आइसोमेरिज्म बनता है उसे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इस तरह से बना हुआ आइसोमर, इस तरह से बना हुआ आइसोमर जो होगा वह आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे। यानी कि आइसोमेरिज्म की परिभाषा ही होती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए, वही लोग रहेंगे, वही एटम रहेगा, लेकिन उनकी संरचनाएं विभिन्न बननी चाहिए। और संरचनाएं जैसे ही विभिन्न बन जाती हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न हो जाते हैं और भिन्न हो जाते हैं। इस संरचना को हम समवायता कहते हैं और ऐसे लोगों को समवायवी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा
कि जब लिगेंडों का एक्सचेंज हो रहा हो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लिगेंड आयोनाइजेशन स्फीयर में परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो आइसोमर बनता है वह आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाता है। और इस प्रकार के बने हुए जो प्रॉपर्टीज आएगी, बने हुए जो हमारे स्ट्रक्चर रहेंगे वह क्या कहलाएंगे? ऑलरेडी वह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। एक बार जब फाइनली हम आपको रिपीट करके बता दे रहे हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन होता है। व्हेन द लिगेंड एक्सचेंज बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयोनाइजेशन स्फीयर, जब लिगेंड का परिवर्तन हो रहा हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो वहाँ पर जो आइसोमर बनेगा वह कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा, वह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और इस तरीके से जो बना हुआ आइसोमर होगा वह आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। आयोनाइजेशन आइसोमर की पहचान के लिए आपको देखना होता है कि ऑलरेडी उसके आयोनाइजेशन स्फीयर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CuNO3 का होल 5 BrSO4 जो मैंने लिया हुआ था उसमें आपने देखा हुआ था कि वह बेरियम सल्फेट से रिएक्शन कर जा रहा था, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से नहीं किया। लेकिन जैसे SO4 अंदर गया और Br बाहर आया तो वह SO4 से रिएक्शन नहीं कर रहा है और AgNO3 से कर ले रहा है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट मीन्स वाटर, आइसोमेर मीन्स समावेशता है। तो वाटर के थ्रू अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है। देखिए यहाँ पर व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, मीन्स जब वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में, यानी अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है और वह कहाँ चला जा रहा हो? आयोनाइजेशन स्फीयर में जा रहा हो। जब वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयोनाइजेशन स्फीयर की तरफ मूव कर रहा हो तो वहाँ पर जो आपका आइसोमेरिज्म तैयार होगा, संरचना बनेगा, वह हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं CrCl3.6H2O है ना। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ CrH2O का होल 6 Cl3। यह वायलेट कलर का है। यह किस कलर का है? वायलेट कलर का है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है वहाँ से एक Cl अंदर चला आ रहा है। तो H2O यहाँ पे कितना है? 6 है। और यहाँ से कितना मॉलिक्यूल से मैंने हटाया? 1 हटाया तो बचा कितना? 5, क्योंकि 6 में से 1 गया, कितना हो गया? 5 हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर 5 होगा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बिगड़ने लगेगी, इसलिए इसकी वैलेंसी के लिए, इसको कोऑर्डिनेट की वैलेंसी के लिए यहाँ से एक Cl यहाँ पे चला आया, इसलिए 3 में से 1 घट गया तो कितना बचा? 2 बचा। और 6 में से 1 घटेंगे तो कितना बच गया? 5। तो आपने देखा कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक्सचेंज होकर के आयोनाइजेशन स्फीयर में चला आया। आयोनाइजेशन स्फीयर में की वैलेंसी लिगेंड 3 थी, उसकी वैलेंसी बनाने के लिए मैंने एक Cl को वहाँ से रिमूव करके ट्रांसफर करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लेकर गया। बट यहाँ पर जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है, यानी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर में, इसलिए यह किस प्रकार का लिगेंड हो जाएगा? हाइड्रेट लिगेंड हो जाएगा। यानी जब वहाँ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से कहीं पर लिगेंड, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से अगर कोई संरचना में परिवर्तन आ रहा है तो वहाँ पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 H2O था और जैसे ही 5 H2O यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए, यहाँ पे 4 हो गया, एक और रिमूव हो गया, यहाँ पे 2 H2O हो गए और एक Cl यहाँ पर चला आया अंदर तो Cl2 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सब के सब वही मॉलिक्यूल्स थे, सब के सब वही एटम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, बट इसके फार्मूले अलग अलग लिखे जा रहे हैं, इसके संरचनात्मक फार्मूले अलग अलग लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर 6 H2O है, यहाँ पे 5 H2O है, एक H2O आयोनाइजेशन स्फीयर में चला गया, यहाँ पे 4 H2O है,
है 1H2O 2H2O यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर में चला जा रहा है। इस तरह से आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयनाइजेशन स्फीयर। देन वी विल नोन एज दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड दिस आइसोमर इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमर। ये कलर वायलेट हो गया, यानी CrCH2O का हॉल से Cl3 या किस कलर का आ गया, वायलेट कलर का आ गया। CrH2O का हॉल साइड ClCl2H2, देखिए किस तरह से इसके परिवर्तन आ रहे हैं, ग्रीन कलर का हो गया। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आयनाइजेशन स्फीयर में चला गया, ग्रीन कलर का हो गया। CrH2O का हॉल फॉर Cl2, यहाँ से 2H2O बाहर चले गए, आयनाइजेशन स्फीयर में डार्क ग्रीन हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर परिवर्तन आ रहा हो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, तो वहां पे हाइड्रेट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। React with AgNO3 solution 3,2 and 1 chloride ion get precipitating respectively। क्रमशः आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म लिया हुआ हूँ। CrH2O का होस्ट है Cl3 3Ag1+, मीन्स यहाँ पे 3AgCl सॉलिड बन जाता है और यहाँ पे ये 3 केटायन कॉम्प्लेक्स केटायन आ जाता है। अगली बार देखिए CrH2O का होल साइड, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ से एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से रिमूव करके ट्रांसफर हो करके आयनाइजेशन स्फीयर में गया, तो इसलिए आयनाइजेशन स्फीयर में गया तो तुरंत वहाँ पे क्या हो गया कि सो दैट यहाँ पे H2O करिएगा, तो यहाँ पे जैसे ही गया बाहर तुरंत यहाँ पे क्या बन गया 2AgCl बन गया और एक H2O वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, ये कॉम्प्लेक्स केटायन क्या हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा 4 गया है तो 2H2O हो गया, मीन्स यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ट्रांसफर टुवर्ड्स द आयनाइजेशन स्फीयर फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यहाँ पर एक Ag+ आ गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा AgCl बना, यहाँ हर जगह AgCl बना, बट यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 क्लोराइड आयन गेट प्रेसिपिटेटेड रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल में परिवर्तन हो जाता है। हाइड्रेट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कहाँ चला जाता है, आयनाइजेशन स्फीयर में चला आता है। CrH2O का होस्ट Cl3 does not lose water over H2SO4, मीन्स हाइड्रेट आइसोमेरिज्म CrH2O का होस्ट Cl3 है और जैसे ही मैं ओवर H2SO4 इस पर फ्लो करता हूँ, इसका रिएक्शन H2SO4 से कराता हूँ, तो डज नॉट लॉस वाटर, यह वाटर लॉस नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है, वहीं आ गया। बट यहाँ पर देखिए आप CrH2O का होल 5ClCl2 डॉट H2O लॉसेस 1 वाटर मॉलिक्यूल ओवर H2SO4। जैसे ही मैं इसे वाटर H2SO4 से रिएक्शन कराऊंगा तो वो यहाँ पर तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, फ्लो कर देता है। CrH2O का होल 4Cl2 Cl डॉट H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा H2SO4। CrH2O का होल 4Cl2 Cl डॉट H2O यहाँ भी यह 2 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा है कि CrH2O का होल Cl3 डज नॉट लॉस वाटर ओवर H2SO4 से जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे या कोई वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं कर रहा है, नो चेंज। लेकिन आप नीचे के देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है और तुरंत इसकी वजह से जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल वाटर का ट्रांसफर हो करके आयनाइजेशन स्फीयर में आया और तुरंत मैंने इसे H2SO4 से रिएक्शन कराया, तुरंत वहाँ देखिए H2SO4 जो था 2 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दिया। लिंकेज आइसोमेरिज्म arises when an ambident ligand can coordinate metal cation through either of the 2 different donor atom। यानी लिंकेज आइसोमर वह आइसोमर होते हैं जिसमें 2 डोनर एटम कंपल्सरी होता है और 2 डोनर एटम ऑलरेडी वो सेम या डिफर हो सकते हैं, लेकिन सेम तो नहीं होते, डिफर ही हुआ करते हैं। डिफर यानी 2 डोनर एटम डिफरेंट मीन्स लिंकेज आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी यह देखना होता है कि वह ऐसा लिगेंड होगा जिसमें 2 डोनर एटम होगा और जो डोनर एटम कोऑर्डिनेट करेगा, जब हम उस लिगेंड का नाम लिखने लगेंगे डैश करके वो कोऑर्डिनेट टर्मिनल एटम को दिखाएंगे।
एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मीन्स लिंकेज आइसोमेरिज्म में शर्त होती है कि इट इज द प्रेजेंट ऑफ कंपल्सरी द लिंकेज लिगेंड, यानी जब कोई लिंकेज लिगेंड होगा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर तुरंत हमको यह जान लेना होगा कि वह ऑलरेडी लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म एराइजेज व्हेन एन एम्बिडेंट लिगेंड can coordinate metal cation through either of the two different donor atom, यानी जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु को कोई दो लिगेंड के विभिन्न प्रकार के एटम अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट करते हैं तो वहाँ पर लिंकेज लिगेंड होता है। लिंकेज लिगेंड आइडेंटिफिकेशन इज द कंपल्सरी ऑफ लिंकेज लिगेंड। अगर वहाँ पर लिंकेज लिगेंड है तो वह ऑलरेडी लिंकेज आइसोमर बनाएगा, क्योंकि जो लिंकेज लिगेंड होते हैं उनके पास एट लीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विद हैविंग ऑफ 2 डिफरेंट डोनर एटम। दोनों डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। जब किसी लिगेंड के पास 2 डिफरेंट डोनर एटम हो और उनमें से बारी बारी से अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग तरीके से वह मेटल केटायन को कोऑर्डिनेट करता है तो वहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। और इस प्रकार के समवायता जो बनती है, संरचना बनती है, वह लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लिंकेज आइसोमेरिज्म एराइजेज व्हेन एन एम्बिडेंट लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट मेटल केटायन थ्रू आइदर ऑफ द 2 डिफरेंट डोनर एटम। जब 2 विभिन्न प्रकार के डोनर एटम किसी केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो जो करता हो बारी बारी से उसको हम वहाँ पे लिखते हैं तो वह इस प्रकार का आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज लिंकेज आइसोमर। और यह लिंकेज आइसोमर होते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट कंटेनिंग NO2 1- ion as ligand, it may coordinate to the metal cation through either N atom or O atom। अगर NO2 लिगेंड की बात करें हम तो नाइट्राइटो N नाइट्राइटो O 2 शब्द लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है। इसे नाइट्राइटो N भी लिखा जाता है, इसे नाइट्राइटो O भी लिखा जाता है, क्योंकि इस NO2 1- के अंदर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है और इसके पास 1 लोन पेयर है। जबकि इसी केस में ऑक्सीजन को भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर यह 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल केटायन को कोऑर्डिनेट करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट में कोऑर्डिनेट टू मेटल केटायन थ्रू आइदर N एटम और ऑक्सीजन एटम या NO2 1-1, यानी नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O भी हो सकता है, क्योंकि यह मेटल केटायन को नाइट्रोजन एटम भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और ऑक्सीजन एटम भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। यानी NO2 1- एक प्रकार का लिंकेज लिगेंड है और जहां पर लिंकेज लिगेंड होगा वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। आप यहां पर देख सकते हैं द लिगेंड आइसोमर्स कंटेनिंग NO2 1- ion as ligand और CO3 का होल 5 NO2 2+ नाइट्रोजन एटम इज कोऑर्डिनेटेड टू द CO3+, यानी यहाँ पर CO3 का होल 5 ONO2+ है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अब यहाँ पर देखिए लिया है CO3 का होल 5 NO2। अगर ऐसा लिखा हुआ है CO3 का होल 5 NO2 तो इससे यह साबित हो रहा है कि नाइट्रोजन एटम यहाँ पर CO3+ को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इन द CO3 का होल 5 NO2 2+ नाइट्रोजन एटम इज कोऑर्डिनेटेड टू CO3+, यानी CO3 का होल 5 NO2 2+ के केस में नाइट्रोजन एटम जो है वह CO3 सेंट्रल मेटल केटायन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। जबकि CO3 का होल 5 ONO का लिखने का है वही ONO नाइट्राइटो 2O है, 2O इसमें भी एक नाइट्रोजन इसमें भी एक माइनस, यहाँ पर 2+ दिखाई दे रहा है। 2+ पूरे कॉम्प्लेक्स का प्लस है, जबकि यह नाइट्राइटो 1- खुद का होता है, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। बट इसे नाइट्राइटो यहाँ पर देख रहे हैं NO2 लिखा हुआ, लेकिन इसी NO2 को यहाँ पर ONO लिखा हुआ है। तो ONO का मतलब यह हुआ कि यह ऑक्सीजन एटम इस CO2+ को CO3+ को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट
कर रहा है, CO3 प्लस को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेटेड टू द CO3 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस जो है पूरे कॉम्प्लेक्स का है, जबकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो वो CO3 प्लस आएगा। तो 3 प्लस का मतलब कि इट इज द पर्सनल आयन ऑफ द कोबाल्ट, विच इज द सेंट्रल मेटल केटायन, या सेंट्रल मेटल केटायन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि NO2 लिखने पर यह पता चल रहा है कि नाइट्रोजन एटम CO3 प्लस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जबकि ONO लिखने से पता चल रहा है कि O एटम इज कोऑर्डिनेटेड टू द CO3 प्लस। इससे यह साबित हो रहा है कि इस प्रकार के एक ही लिगेंड अपने डिफरेंट डोनर एटम के द्वारा उस सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इस प्रकार से यह बना हुआ आइसोमर लिंकेज आइसोमर कहलाएगा, और यह फिनोमिना लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो आप दूसरा एग्जांपल देखिए, बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है, आप इसको भी देख सकते हैं। CONO3 का होल 5 यह CN है, तो यह CN देखिए आपको बता दें, लिंकेज लिगेंड ऑलवेज द एम्बीडेंटल लिगेंड्स, और एम्बीडेंटल लिगेंड्स ऑलवेज द मोनोडेंटल लिगेंड्स, बट दिस टाइप ऑफ मोनोडेंटल लिगेंड्स एज बिहेवियर लाइक बाइडेंटल लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जो एम्बीडेंटल लिगेंड्स होते हैं, और एम्बीडेंटल लिगेंड्स वह लिगेंड होते हैं जो मोनोडेंटेड तो होते हैं, साथ ही साथ वो बाइडेंटल लिगेंड्स भी होते हैं, यानी इनके पास कम से कम 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहता हुआ 1 भी दे सकते हैं और 2 भी दे सकते हैं। ऐसे लिगेंड एम्बीडेंटल लिगेंड्स कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड्स लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं, लिंकेज लिगेंड कहलाते हैं। लिंकेज लिगेंड ऑलवेज फॉर्मेशन द लिंकेज आइसोमर, और ऐसे लोग लिंकेज आइसोमर बनाते हैं। जैसे CONO3 का होल 5 CN, यह एक लिंकेज लिगेंड है, यह एक एम्बीडेंटल लिगेंड है। जब मैं इसे SCN कह रहा हूं तो इसे पता हो गया कि इस कोबाल्ट को यस यानी सल्फर कोऑर्डिनेट कर रहा है। जब मैं इसी चीज को CONO3 का होल 5 NCS लिखूंगा तो इससे साबित होगा कि नाइट्रोजन टर्मिनल है, यानी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है। COEN का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस, यहाँ पर N कोऑर्डिनेट कर रहा है CO को, जबकि मैं इसी बात को COEN का होल ट्वाइस, ONO का होल ट्वाइस लिखूंगा तो इससे साबित होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। PDPPS3 का होल ट्वाइस, SCN का होल ट्वाइस, यहाँ भी लिंकेज लिगेंड है। तो आप यहाँ देखिए SCN का मतलब सल्फर इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है पैलेडियम को, यहाँ पे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है पैलेडियम को। तो शर्त यह है, पहचान यह है लिंकेज आइसोमेरिज्म का कि लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर एक लिंकेज लिगेंड रहेगा, और जो लिंकेज लिगेंड रहेगा उसके पास 2 डोनर एटम रहेंगे, और 2 डोनर एटम ऑलरेडी डिफरेंट होने चाहिए। बोथ डोनर एटम विल बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट, हैविंग द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ऑलरेडी दोनों डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए। यह एक प्रकार के एम्बीडेंटल लिगेंड होते हैं। जो भी लिगेंड का एटम केंद्रीय धातु परमाणु को सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करेगा, वही केंद्रीय धातु परमाणु को टर्मिनल करके लिख दिया जाएगा। जैसे नाइट्राइटो N भी लिखा जाता है, नाइट्राइटो O भी लिखा जाता है। तो इससे साबित होता है कि NO2 NO2 1 माइनस एक प्रकार का एम्बीडेंटल लिगेंड है, क्योंकि जब वह नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करेगा तो उसको हम N लिख देंगे, जब ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा तो हम O लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने पाया कि छात्रों लिंकेज आइसोमर में शर्त होती है कि वह एक प्रकार का एम्बीडेंटल लिगेंड होता है, अर्थात उसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए, और बारी बारी से डिफरेंट डोनर एटम उस केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, और जैसे ही यह कोऑर्डिनेट करेंगे बारी बारी से उनका नाम लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म in complexes when the cation and anion both are complexes ions, there may be exchange of ligands between these 2 complexes ions resulting in coordination isomerism. In the pair of these isomers, the central metal cation in the 2 coordination sphere may be same or different. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि 2 कॉम्प्लेक्स दिया रहता है, और वो 2 कॉम्प्लेक्स जो दिए रहेंगे उसमें ऑलरेडी आप देखेंगे कि एक का लिगेंड दूसरे केंद्रीय धातु परमाणु को कोऑर्डिनेट करे और दूसरे का पहले वाले को कोऑर्डिनेट कर रहा हो,
तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो आइसोमेरिज्म तैयार होगा वह कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए रहेंगे, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए रहेंगे। उसमें आप देखेंगे कि दूसरे का लिगेंड पहले वाले से और पहले वाले का लिगेंड दूसरे वाले से जुड़ा रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे CuNH3 का होल 6 है ना। अब यहाँ पर देखिए कोबाल्ट के साथ हेक्साएमीन जुड़ा हुआ है, यानी CuNH3 का होल 6 और सिर्फ दूसरा कोऑर्डिनेशन। देखिए मैंने आपसे कहा था कि दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, CuNH3 का होल 6 है, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, CrCl का होल 6 है। तो दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसका जो CN है यानी दूसरे वाले का जो लिगेंड है ना, वो ऑलरेडी किसके साथ हो जाना चाहिए, पहले वाले के साथ हो जाना चाहिए। अब पहले वाले का लिगेंड किसके साथ होगा, दूसरे के साथ। तो अब ये देखें यहाँ पर NH3 का होल 6 क्या है, Cr के साथ हो गया, और Cr का जो CN है किसके साथ हो गया, कोबाल्ट के साथ हो गया। तो आप यहाँ पे देखें इन complexes when the cation and anion both are complexes and there may be exchange of ligands between the two complexes and resulting in the coordination isomerism, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगेंड जो होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो इनका जो लिगेंड था इनके साथ हो गया और इनका जो लिगेंड था इनके साथ होगा। इस तरह से क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं CuNH3 का होल 4 है, PtCl4 है। तो यह Cl किसके साथ लग गया, Pt के साथ, Cu के साथ लग गया, Cl जो है किसके साथ लग गया, Cu के साथ लग गया, और NH3 किसके साथ लग गया, Pt के साथ लग गया, या NH3 किसके, प्लेटिनम के साथ लग गया। तो इस तरह से जो बना है आइसोमर है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। CuEn का होल 3 है, CrCn का होल 6 है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो Cr का Cn है वो Cn किसके साथ लग गया है, ऑलरेडी Cu के साथ लग गया है। यहाँ पर Cu कर दीजिएगा, सॉरी, Cu के साथ लग गया है। और जो En था वो किसके लग गया, Cr के साथ लग गया। PtNH3 का होल 4 PtCl6। तो यह तरीका होता है, माने कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर जो होगा दो लिगेंड दिए रहेंगे और यह दोनों लिगेंड के जो यह दो कॉम्प्लेक्स दिए रहेंगे, या जो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे एक का लिगेंड दूसरे के साथ जो होगा वह ऑलरेडी एक्सचेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म आल्सो हैविंग द कंपल्सरी इज कंटेनिंग ब्रीजिंग लिगेंड। इसमें ब्रीजिंग लिगेंड जरूर रहना चाहिए। ब्रीजिंग लिगेंड का मतलब होता है कि ऑलरेडी ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो ऑलरेडी वह किसी भी दो मेटल को कोऑर्डिनेट कर सके। देखिए इन ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रीजिंग लिगेंड बिटवीन टू मेटल केटायन गिव राइट कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमेरिज्म। माने ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होगा, जो कोई ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स होगा, इन ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स एंड एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रीजिंग लिगेंड, नॉन ब्रीजिंग बिटवीन टू मेटल केटायन, दो मेटल केटायन के बीच में एक नॉन ब्रीजिंग लिगेंड जो होगा राइट टू कोऑर्डिनेट पोजीशन, कोऑर्डिनेट करेगा किसको, भाई ब्रीजिंग लिगेंड होगा। सबसे बड़ी पहचान तो वहाँ पे आप देखेंगे ब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर रहेंगे, है ना। और ब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, इन ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रीजिंग लिगेंड, नॉन ब्रीजिंग लिगेंड को ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू उसे एक्सचेंज किया जाएगा। टू मेटल केटायन गिव राइज टू कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। टू मेटल केटायन जो होंगे वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ब्रीजिंग लिगेंड है वो ऑलरेडी ब्रिज में रहेंगे, इसके अलावा जो नॉन ब्रीजिंग वाले लिगेंड है उन्हीं को एक्सचेंज कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी शर्त यह है कि जो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर में जो होगा वह सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि उसमें ऑलरेडी यह देखना होता है कि दो कंपाउंड दिए रहेंगे, दो कॉम्प्लेक्स रहेगा, दो कॉम्प्लेक्स में होगा क्या, ब्रीजिंग लिगेंड रहेंगे, ब्रीजिंग लिगेंड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो नॉन ब्रीजिंग लिगेंड है उन्हीं को एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं NH3 का होल 4 है, CO है, यहाँ पे ब्रीजिंग लिगेंड NH2 फिर CO फिर O2,
फिर यहाँ पे NH3 का होल टास Cl2 है। देखिए यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट बात यह है कि यहाँ पर 2 अमोनिया है और 2 Cl2 है, लेकिन यहाँ पे 2 अमोनिया का स्थान 2 Cl2 ले लिया है। अब यहाँ पे जो नॉन ब्रीजिंग लिगेंड है ये साइड वाले, यहाँ से एक Cl यहाँ चला आया है और यहाँ से एक अमोनिया यहाँ चला आया। तो देखिए दोनों साइड अमोनिया बराबर हो गए, दोनों साइड Cl भी बराबर हो गए। तो इसी प्रकार से यह कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में ब्रीजिंग लिगेंड होते हैं, और ब्रीजिंग लिगेंड के अलावा जो नॉन ब्रीजिंग लिगेंड होते हैं उन्हीं का एक्सचेंज किया जाता है। जैसा आपको मैंने पहले ही एग्जांपल में बता दिया कि NH3 यहाँ पर 4 है, यहाँ पे NH3 2 है Cl2, लेकिन दोनों तरफ जो कोबाल्ट में सेंट्रल मेटल एटम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब यहाँ से 2 NH3 निकल करके या एक NH3 यहाँ से निकला तो एक Cl यहाँ से आया, दोनों तरफ क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस प्रकार के सब कुछ वही है, सारे मॉलिक्यूल्स वही है, सारे एटम वही है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म शुड हैव also containing the breaching ligand and exchange of non breaching ligand। नॉन ब्रीजिंग लिगेंड को कोऑर्डिनेट करता है, एक्सचेंज करता है। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं CONH3 का होल 4 है, CONH3 का होल टास Cl2 2+ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक NH3 यहाँ पर गया और एक Cl यहाँ पर चला आया। मैंने देखे ब्रीजिंग लिगेंड बदल दिया है, सब कुछ वहीं पर है, OH कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये Cl यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। तो इस तरीके से जो होता है नॉन ब्रीजिंग लिगेंड को एक्सचेंज किया जाता है। लिगेंड आइसोमेरिज्म। इफ ए लिगेंड itself exists in 2 or more isomeric form, then the complexes containing such ligands also exist in isomeric form। इसमें क्या होता है कि जो नॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन देने वाले डोनर एटम होते हैं या डोनर मॉलिक्यूल होते हैं, वह अलग अलग जगह पे अपने आप को अप्रोच कराते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो 1,2 डाइएमीन ब्यूटेन। इस केस में देखिए आप 1,2 डाइएमीन नहीं, गलत हो गया, सॉरी इसके लिए, दैट इज 1 2 3 एंड 4 मीन्स 2 3 डाइएमीन ब्यूटेन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 1 3 डाइएमीन प्रोपेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा। तो लिगेंड कहाँ कहाँ अप्रोच हो सकता है उस आधार पे, लिगेंड की अप्रोचिंग कहाँ कहाँ हो सकती है उस आधार पे जो हमारे पास संरचनाएं बनेंगी विभिन्न प्रकार की, वह लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो आपको हमने बताया था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर उसके डिफर हो जाए और साथ ही साथ उसकी फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, तो उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद लिगेंड आइसोमेरिज्म। और एक आता है पॉलीमर आइसोमेरिज्म, जो पॉलीमर के आधार पे होता है कि वो कितने टाइप के अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो आपको हमने बताया कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऑलरेडी उसके आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का एक्सचेंज होता है ना। फिर उसके बाद जो होता है इसका क्या कहते हैं कि हाइड्रेट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रेट आयोनाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक्सचेंज होकर के आयोनाइजेशन स्फीयर में आता है। फिर उसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, 2 कॉम्प्लेक्स दिए रहेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एक का लिगेंड दूसरे लिगेंड के साथ जुड़ जाएगा। तीसरा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ब्रीजिंग लिगेंड होते हैं लेकिन बट नॉन ब्रीजिंग लिगेंड का एक्सचेंज हुआ करता है। और उसके बाद जो 5वां था आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन लिंक करता है वो ऑलरेडी होता है, उसमें एम्बिडेंटल लिगेंड्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म में लिगेंड कहाँ कहाँ पे जोड़ सकता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया
आइसोमेरिज्म में, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से होते हैं, इसका अगला डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। वो ऑलरेडी मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि स्टीरियो भी दो प्रकार के होते हैं, जियोमेट्रिकल होता है और ऑप्टिकल होता है। मैं आपको सिस्टम ट्रांस, फेशियल और मेरी डायगोनल पढ़ाऊंगा, आर्या सिस्टम पढ़ाऊंगा, ई एंड जेड सिस्टम पढ़ाऊंगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको इंसियोमर पढ़ाऊंगा, डायस्ट्रियोमर पढ़ाऊंगा, मीजोमर पढ़ाऊंगा, सब सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत ही पढ़ाऊंगा। बट ये अगले लेक्चर में होगा, नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।